આજનો દિવસ સ્વાભાવિક રીતે મારા માટે ખૂબ મહત્વનો અને ગૌરવ અપાવે એવો કહી શકાય. કારણ કે જ્યારે પરિવારના મોભીઓ દ્વારા પરિવારના સભ્યોનું અભિવાદન થતું હોય ત્યારે એ મારા માટે આ પર બહુ ગૌરવવંતી છે. અને આ પળ જેમણે આપી છે, જેમની સાથે વિદ્યાકુંજ અને વિદ્યાદીપના આટલા શૈક્ષણિક યાત્રામાં કામ કરવાનો મોકો મને મળ્યો છે, તક આપી છે, એવા વિદ્યાકુંજ અને વિદ્યાદીપ સંકુલના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી જયંતિભાઈ પટેલ સાહેબને એમના આજે ઋણ સ્વીકાર કરું છું, ટ્રસ્ટી મંડળનું ઋણ સ્વીકાર કરું છું. સાથે ઉપસ્થિત એવા આપણા જ વિદ્યાર્થી ગર્વ થાય, એમણે કહ્યું કે ભાઈ આપણી સ્કૂલમાં અભ્યાસ કર્યો છે. એક ટ્રસ્ટી સ્થાનેથી એમના દીકરાને સ્કૂલમાં ભણાવ્યા હોય, પોતાની સ્કૂલમાં એવા બહુ ઓછા કિસ્સા બનતા હોય, ત્યારે એ મને ગર્વ છે કે આ રીતે આજે આટલા મોટા કોલેજ કેમ્પસનો અને જે આવનાર સમયમાં યુનિવર્સિટી બનવા આપણે એના તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે, ત્યારે હિરેનને પણ આપણે ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ. એમણે ખૂબ લાંબી મંજિલ કાપવાની છે, હજુ શરૂઆત છે અને ઉર્જા પણ સારી છે, ખૂબ સારું કામ ચોક્કસપણે કરી શકશે. એટલે આપણે સરસ્વત દીકરો માં સરસ્વતી પ્રાર્થના કરીએ કે જે સ્વપ્ન સેવ્યું છે, જેના માટે સતત મઠામણ છે કે આપણે આપનું પોતીકું કેજી થી માંડીને પીજી સુધીના અભ્યાસક્રમ આપતું પોતે અભ્યાસક્રમ ક્રિએટ સંકુલ બનાવવું છે. એની શુભકામના આપણે મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી જયંતિભાઈ પટેલ સાહેબ અને હિરેન અને સાથે આ કેમ્પસના ડાયરેક્ટર મુકુંદભાઈને પ્રભાવ કરી. મુકુંદભાઈ પણ વિદ્યાદીપ કેમ્પસમાં શરૂઆતથી જ્યારે સૌ પ્રથમ ફાર્મસીની શરૂઆત કરી ત્યારથી જોડાયા અને જે ઘડેલમાં એ પણ ઘડાઈ ગયા છે અને જે કંઈક જવાબદારી છે એ અવિરત રીતે સતત મહેનત કરીને ઉભા રહ્યા છે. ત્યારે એમને પણ શુભકામના પાઠવીએ કે ઝડપથી આપણું સ્વપ્ન સાકાર થાય અને વિશેષ અભ્યાસક્રમો સાથે આપણો ગર્વ લઈ શકીએ કે અમે જે કેમ્પસમાં છે એ કેમ્પસમાં આટલી પોતાની અમારી યુનિવર્સિટી છે. આજના દિવસે પરિવાર ટ્રસ્ટી મંડળનો ઋણ સ્વીકાર કરું છું. મિત્રો, નવી શિક્ષણ નીતિ નો ડ્રાફ્ટ અહીંયા હિન્દી માધ્યમ પણ છે એટલે હું હિન્દીમાં બોલવું પડશે મારે, बराबर ना? ये समझा थे गुजराती? हमने मैंने गत मार्च या अप्रैल में ये पूरा ड्राफ्ट जो था उसके लिए पीपीटी तैयार करके ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से शिक्षा नीति को समझाने का प्रयत्न किया. मैंने प्रयत्न किया था, सामने से कितना प्रयत्न हुआ जानने के लिए अगर रिजल्ट चेक कर लें तो शायद बहुत कम लोगों ने पूरा वर्ष दरमियान पूरे साल भर जो हमने जब से ये सेमिनार मैंने किया था उसके बाद कितने ऐसे टीचर्स हैं, वो टीचर्स ने अपने आप को शिक्षा नीति में क्या है वो जानने का प्रयास किया हो, उसको उसके ड्राफ्ट को डिटेल में जानने का प्रयास किया हो तो जरा हाथ उठाएं.
के होती है। हमें चेक करना पड़ेगा हम कहां पर हैं। क्या करें सर, कोरोना था, बराबर। कोरोना हमारे ऊपर, वो भी आपको मैंने भेजा था, कोरोना पॉजिटिव है 21 कोटेशन के साथ, बराबर। मगर पॉजिटिव लिया क्या? वो 21 कोटेशन किसी को याद है क्या? उसमें से एक भी कोटेशन किसी को याद है क्या? हम जिसको नहीं जानना है उसको जानने के लिए बहुत समय व्यतीत करते हैं, गंवाते हैं। मगर जो अपने लिए है, जो अपने परिवार के लिए है, अपने इंस्टीट्यूट के लिए है, उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए प्रयत्न नहीं करते। वरना जिस संकुल में जो पहले से ड्राफ्ट की इतनी ये आपको दे दी हो, बाद में आपको चैन नहीं होना चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए। क्या है नई शिक्षा नीति में? मेरे कैंपस में, मेरे विभाग में नई शिक्षा नीति का अप्लाई करने के लिए क्या कर सकता हूं, वो सोचने की, वो मंथन करने की, स्टाफ रूम में टेबल पे चर्चा करने की आवश्यकता थी। मगर न तो किसी प्रिंसिपल ने उठाया, न किसी टीचर्स ने आपस में वो समझने का प्रयास किया। हम कहां जा रहे हैं? शायद कहीं ऐसे होंगे, लगा होगा कि ये तो शिक्षा नीतियां हैं, ये जो नई सरकार आती है, बराबर, वो नया नया लेके आती है, सिलेबस चेंज कर देते हैं। हम ऐसे भाव व्यक्त करके उसको अवॉइड कर देते हैं। मैंने उस टाइम कहा था, तभी पता नहीं था कि जून 2020 में स्कूल चालू होगा या नहीं, वो पता नहीं था। कोरोना का कितना भयानक स्वरूप आ जाएगा पता नहीं था। तब हमने कहा था कि कम से कम 15%, 20% ये शिक्षा नीति जब भी अमल में आएगी, मगर हम ये साल में हमारे अभ्यासक्रम में, हमारे स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज के बेस पे अप्लाई करना चाहते हैं। बोला था मैंने बोला था प्रिंसिपल से पहले, यस या नो सब सुना था, सबने सुना था, अंदर लिया नहीं था। जब इतना कहा कि हमें अप्लाई करते, मैंने सर से भी बात की, हमें इसको पहले से जब पूरा ड्राफ्ट अमल में आ जाए, तब मेरे टीचर्स और मेरे व्यवस्थापक कम से कम 50% तक तैयार हो जाए, तो हम कह सकें कि नई शिक्षा नीति के लिए हम तैयार हैं। मगर हमने नहीं किया। ओके, अभी मूवमेंट चली, पुस्तक लिखा, पुस्तक का विमोचन हुआ। विमोचन में ऑनलाइन जुड़ने के लिए सबको बोला, मगर केतन भाई बोले कि कितना था, कितने जुड़े थे? 118 लोग जुड़े थे। उसमें से कम 50-60 मेरे पर्सनल फ्रेंड्स थे जो जुड़े थे। मुझे जिन्होंने फोन करके बताया, अहमदाबाद से, बड़ौदा से फोन आया कि आपका ये पुस्तक कहाँ से मिलेगा, हमने तो बाकी घर पे थे इसलिए अवॉइड किया। यस या नो? कितने लोगों ने सुना था? मैं प्रश्न बाद में पूछूंगा कि उसमें क्या था, कौन थे मन पे हाथ कर दिया। क्यों झूठ बोलने का? अगर बोला है, सुना है तो आप बताओ, बराबर। आप बोलोगे, आप जैसे बच्चे आपको ये करते हैं, ऐसे मैं भी भ्रम में रहूं, मैं भ्रम में नहीं रहूंगा। ओके, हाँ, देखो हम कहाँ हैं। किसी ने पूछा मुझे संकुल से ही, सर कौन सा पुस्तक लिखा? जब विमोचन होने वाला था, मुझे शर्म आ गई। ऐसा क्यों? आपके हाथ में बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आने वाला समय जो नई शिक्षा नीति है उसको जानना पड़ेगा। उसके बाद एक भी दिन ऐसा कैसा आप
रह सके कि सर कल पूछेंगे, 2 दिन के बाद पूछेंगे, ऐसा क्यों नहीं सोचा? हम क्या आंसर देंगे सिलेबस, बराबर ना? ऐसा क्यों नहीं सोचा? क्या इतना कुछ सुनने का, मैंने बोला कहीं वीडियोस, कहीं यूट्यूब पे क्या है, आप पढ़ सकते हैं पूरा ड्राफ्ट, आप गूगल पे जाके शिक्षा विभाग से डाउनलोड कर सकते थे। हमने कुछ नहीं। अब मेरी बात करता हूं, इतना मैंने कल बोला ज्यादा शिक्षा नीति पे जो ड्राफ्ट है उसमें ज्यादा गौर मत करना, मगर मूल्य शिक्षा की बात करना। मुझे अभी भी इसमें से 80% आपको समझ नहीं है। पूछ लो मैं क्या, अगर क्या स्टेज पे आके कितने लोग समझा पाएंगे कि ड्राफ्ट क्या है, फॉर्मेट क्या है? समझाओ बच्चा? ओके चलो फ्री हो गई जाओ, मन में અહીં બોલતા नहीं, હવે खाली करना। मोबाइल साइलेंट कर देજો, કારણ પાછી વચ્ચે રહી જશે। લખવાની આવશ્યકતા નથી, તમને बुक नीति जो आई है वो शिक्षा नीति में खास करके स्कूली शिक्षा है उसके ऊपर ज्यादा गौर किया जाए, क्योंकि स्कूल ही ज्यादा बेज जो चाहते हैं, जो शिक्षा का उद्देश्य है, वो उद्देश्य तभी सफल हो पाएगा जब उसके स्कूली शिक्षा परफेक्ट वो प्लानिंग के साथ आगे जाएगी। इसलिए हमें समझना है कि अगले साल से, यही साल हमारा तो सरकार ने परिपत्र कर दिया था कि जून से नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, बराबर? मगर कोरोना की वजह से अभी 6 महीना और टाइम मिला है, मगर 2022 से जून से तो ये शिक्षा नीति अमल में गुजरात में आ जाएगी। 10+2 यानी कि 1 से लेकर 10वीं तक की शिक्षा और 11-12 उच्चतर माध्यमिक, वो शिक्षा का प्रावधान था। और उसी में 1 से 8 तक आरटी के अधिकार क्षेत्र में जो पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, वो फ्री शिक्षा के लिए वो हकदार है। मगर अब 10+2 वो निकल जाएगा और अब 5+3+3+4 स्कूली शिक्षा। जरा आवाज करिए, बोलिए 5+3+3+3 और 5 यानी कि बाल मंडी से लेकर नर्सरी, जूनियर, सीनियर और पहली दूसरी, उसका एक एकम बन गया। यानी कि नर्सरी से अब सरकार जो है वो जिम्मेवारी ले रही है, फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए, अधिकार उसको दिया गया है नर्सरी से। जब बच्चा 3 साल का होगा, मई महीने में 31 मई को, तब उसको नर्सरी में एडमिशन दिया जाएगा। तो नर्सरी, जूनियर, सीनियर और पहली दूसरी, ये 5 साल का जो सेशन है उसमें इतर एक्टिविटीज, परिचय, अनुभव, प्रत्यक्षीकरण, उसके माध्यम से उसको शिक्षा दी जाएगी। उसमें संख्या ज्ञान भी, मगर परिचय के माध्यम से, मूलाक्षर, पाठाक्षर जो भी है, परिचय से ही उसको सिखाया जाएगा। वहां पर एग्जाम नहीं है, एक 5 साल में कोई एग्जाम नहीं होगी। लेखन जो बच्चा करेगा तो करने देना है, मगर उसको फोर्सफुली लिखवाना वो नहीं है। उसकी स्किल कौन सी तरफ जा रही है, बच्चा का इंटरेस्ट किस विषय में है, वो टीचर्स को बारीकी से नोट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए टीचर्स बाल मनोविज्ञानी होने चाहिए। हमने तो मनोविज्ञान पढ़ा ही नहीं है ऐसा बोल देंगे, पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे हमने देखा है एक डॉक्टर के साथ गांव का गंवार लड़का
जो बिल्कुल पढ़ा नहीं होता है, कम से कम 5वीं 7वीं तक स्कूल में गया होगा, वो कंपाउंडरी करता करता डॉक्टर बन गया और तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा यानी कि 5 + 3 तीसरी कक्षा से सिलेबस भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान उसको सज्ज करना है, वो आना ही चाहिए। 5वीं कक्षा तक प्रादेशिक एवं मातृभाषा में शिक्षा की हिमायत ये नीति कर रही है। मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, प्रादेशिक भाषा में शिक्षा होनी चाहिए। तो पहले बात के 2 लैंग्वेज होगी, दूसरी लैंग्वेज अंग्रेजी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है। और तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा वो सरकार द्वारा शिक्षा विभाग जो होगा वही परीक्षा लेंगे, वो परीक्षा पेपर देंगे। उसमें ऐसा भी है कि 2 सेम आएगा और 2 सेम में, एक सेम में एमसीक्यू के माध्यम से और दूसरे सेम में विस्तृत क्वेश्चन मार्क के माध्यम से एग्जाम लेंगे। मगर वो एग्जाम में बोर्ड जैसा बोझ नहीं होगा, वो एग्जाम बिल्कुल उसके स्किल पे जाएगा। पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स को पहले दौड़ के जाएंगे कि किसी कक्षा में वो सरकारी एग्जाम है, वो लेने वाले टेंशन में आ जाएंगे। मगर ऐसा नहीं, जो सिलेबस है वो सिलेबस को एकदम फ्री माइंड से, खुला मन से, बिना बोझ स्टूडेंट लिख पाए, उसी तरह एग्जाम का भी प्रारंभ होगा। 5, 6, 7, 3, 4, 5 इसका दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट 6ठी, 7वीं और 8वीं। और 6ठी, 7वीं और 8वीं में आपको समझना पड़ेगा कि उसमें वोकेशनल तकनीकी कोर्स भी अभ्यासक्रम में लिए जाएंगे। तो कैसे? सुथारी काम, दुहारी काम, सिलाई काम, माटी काम, जो भी ऐसे गुरु उद्योग के तौर पे लिखा जाता है वो वोकेशनल कोर्स, माली काम। और वो तीनों में उसके साथ जो सिलेबस है विषय तौर पे वो तो रहेगा, मगर ये एक्स्ट्रा उसमें जोड़ा जाएगा कि बच्चा प्रॉपर स्वावलंबी बने, स्वाभिमानी बने, हिम्मतवान बने, दयावान बने, सेवाभावी बने, राष्ट्रप्रेमी बने। ये सारी बातें हमको चेक करनी पड़ेगी। कहां पर? ठाकुर भाई क्या चेक करें? अपने आप में चेक करना पड़ेगा कितने मूल्य लेके हम जीते हैं, कौन से हम पर्यावरण के प्रति प्रेम रखते हैं। हमको ऐसा होता है कभी डाली अगर टूट गई, अगर हमारे बच्चे ने तोड़ दिया तो तुरंत उसको धक्का देते हैं क्या कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ उसका भी, उसके अंदर भी जीव है, ये नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं जाहिर स्थान पे गए, वहां पर कुछ नुकसान कर दिया, हमें कुछ देखा और उसको तुरंत कुछ कहा क्या, तो ये वैसा कायर बना के नहीं छोड़ना है। इसीलिए पहले हमें सभी पार्ट में एक्टिव होना है, चाहे 11वीं 12वीं में क्यों नहीं पढ़ा है। अभी कोरोना काल में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ सुना, वो सुन के, वो देख के हमारे हृदय में एकदम जिनजिनाती हो गए वो, और ये क्या हो रहा है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा कोई प्रसंग आपने देखा हो नजर आ रहा है। हमें अब पैदा नहीं करना है, उसके अंदर ये सारी बातें डाल दी। यहाँ पर ऐसी सारी बातें को लेकर ये तीसरे पार्ट में भी मूल्य शिक्षा की और व्यावसायिक तौर पे ऐसे सब्जेक्ट आएंगे।
कंप्यूटर कोर्स भी दाखिल होगा, गणित और विज्ञान का भी, सब्जेक्ट और आर्ट्स का भी जो लैंग्वेज है हमारी उसको लेकर अभ्यासक्रम बनेगा। मगर वोकेशनल हमें सीखना भी पड़ेगा। अगर थोड़ा तो हमें जानकारी मिल जाएगी, उसमें कुछ डेवलप होंगे तो आपको और संस्था को भी ये फायदा होगा। चौथा पार्ट, अभी कितना पार्ट निकल रहे हैं? 5 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 3 और 4, यानी कि 9, 10, 11, 12। अभी तक सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में विज्ञान और सामान्य प्रवाह के तौर पे हम एग्जाम दे रहे हैं बच्चे। एसएससी बोर्ड के एग्जाम और 12वीं एसएससी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, और उसी में 11-12 में सामान्य प्रवाह और विज्ञान प्रवाह है। कॉमर्स आर्ट्स सामान्य प्रवाह में दिया जाता है। तो अब ये शिक्षा नीति समझ लीजिए कि 9, 10, 11, 12 का एकम संलग्न एकम बनने वाला है। सेकेंडरी हायर सेकेंडरी से ज्यादा नहीं जाएगा, वो एकम 4 का यूनिट 1 बनेगा। और 9वीं 10वीं के बाद हो सकता है कि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वो चारों साल में 2-2 सेम की एग्जाम, यानी कि 8 सेम की एग्जाम के पेपर्स भी शिक्षा बोर्ड देंगे। ऐसा भी आ सकता है। अगर किसी बच्चे ने 9वीं कक्षा में मेंस मैथ लिया और उसको ऐसा लगे एक एग्जाम के बाद कि मुझे ये मैथ में अब इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं जाना है, 20 गणित की जगह अंक गणित नो ऑप्शन पे ना पाना से साइंस में पण ए जे साइंस છે એની જગ્યાએ એને માનવ જીવન વિજ્ઞાનનો ઓપ્શન આપવામાં આવશે। અને સાયન્સ જ્યારે 11માં લેશે, 11માં સાયન્સ લેશે, वो साइंस चॉइस करता है, तब वो मान लो कि उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री लिया, तो उसके साथ वो चाहे तो हिस्ट्री, मनोविज्ञान भी ले सकेगा। वो जो जुट बनेगा उसके आधार पे वो सब्जेक्ट ले सकता है। अभी साइंस में क्या है कि सिर्फ उसमें कोई लैंग्वेज भी इंग्लिश के अलावा नहीं है, बराबर, और बाकी तो हिस्ट्री और होता है, वो तो होता ही नहीं। कल्पना कीजिए आप दोनों को साथ में लिया है, तो बहुत सारा ऐसा चेंजेस ड्राफ्ट में है। मगर अब हमें क्या करना है, उसी के और थोड़ा हम ज्यादा जाएंगे। 12वीं के बाद अब अगर ग्रेजुएशन में एग्जाम वो एडमिशन लेता है, बीए करता है, बीएससी करता है, बीबीबीसी में जाता है, तब उसको कैसे वहां पर क्या प्रावधान है वो भी देखना पड़ेगा। तो जल्दी से वो ले लेता हूं पार्ट कि अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट्स सिर्फ 1 साल करके वो अभ्यासक्रम छोड़ देता है ग्रेजुएशन में से, तो पहले साल का अगर एग्जाम दिया है, पास हुआ है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर दूसरी साल पूरा कर लेता है, बाद में निकलता है, वो अभी 1 साल के बाद निकल जाता है, एक चीज होता जाता है, कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम है या कहीं जाना है, और 10 साल के बाद वो आएगा फिर से कि मुझे चलो वो कोर्स करना ही है, ग्रेजुएशन करना है, तो वो सेकंड ईयर से जोड़ पाएगा। ऐसा नहीं कि पहले साल से लेना है। दूसरी साल अगर कर लेता है और छोड़ देता है, तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। वो जहां पर भी एलिजिबल होगा वहां पर नौकरी का उसका चांस मिलेगा उसको। डिप्लोमा के तौर पे अगर कहीं पे जगह है तो उसको चांस मिल सकता है, और 3rd ईयर पूरा करता है तो उसको डिग्री मिलता है। इंटीग्रेटेड के तौर पे अगर 4 साल में ज्वाइन होता है तो 4था साल वो रिसर्च का उसको मिलेगा, डिग्री मिलेगी। उसके साथ अगर रिसर्च कर लेता है तो एमए के लिए, अगर एमए करना है तो एमएससी करना है तो 1 ही साल में वो कर सकता है। अगर रिसर्च के साथ किया तो 3 साल में छोड़ दिया और बाद में एमए एमएससी करना है तो 2 साल करना पड़ेगा। 3 साल के बाद अगर बीएड करना है तो 2 साल करना पड़ेगा। मगर 4 साल के बाद अगर बीएड करना चाहता है तो 1 साल में बीएड कर सकता है। और बीएड भी अगर पहले से तय है कि मुझे बीएड करना है, टीचर्स के लाइन में जाना है, तो वो इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स ही सिलेक्ट करेगा। ये कॉलेज का है, बाद में कॉलेज का जो भी है वो
एमपिल जो है वो निकल जाएगा, इतना ध्यान में रखें कैंपस में, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी कब ऑफलाइन सर होगा वो अभी हमको पता नहीं है। हमें बहुत सारी ऐसी बातें जो है, जो बाल मंडी के टीचर से, जो पहले दूसरे के टीचर से, जो 3, 4, 5 में लेते हैं सब्जेक्ट, 6, 7, 8 में लेते हैं, वो सभी को ये पूरी नीति समझनी पड़ेगी। उसका सिलेबस जब भी आए, मगर जो पॉइंट आउट है उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ऐसे उसके विषय पर काम करना पड़ेगा, उसको संकलित करना पड़ेगा, कुछ सीखना पड़ेगा। मगर वो तब भी होगा जब आप अब ये बात को नजरअंदाज नहीं करोगे। आज का मेन आशय वही था। मेरे आगे के 3 पुस्तक हैं, सब जो मेरे पुराने टीचर से अभी नए जुड़े हैं 2 साल में, अगर उन्होंने मानव शिल्पी का दर्शन नहीं किया होगा, बराबर, मगर बाकी जो है मानव शिल्प का दर्शन कितने किया है, कितना शिक्षक ने किया है मानव शिल्पी, जरा बोलना चाहूँ, बराबर। शिक्षक बोल रही है अब 21 टाइटल में आ गया शिक्षक बमવો જોઈએ, બમવો એટલે બમણાની જેમ પેલા મધમાખીની જેમ બમે અને બધેથી મધ લઈ આવે, એટલે મધમાખીત્વ આપણામાં આવવું જોઈએ। એ છે નહીં બિલકુલ। ગામડે છે ને સાહેબ જતા હશે ત્યારે મધ પૂછીએ વડીલોને કે મધ કોઈ આપવા આવ્યો છે, બરાબર, પેલો ત્યાંથી મધ પુરવઠામાંથી મધ લઈ આવે, એ મધ કેટલું મીઠું હોય છે, પણ એ મીઠું હોય છે એની મીઠાશ એ પેલી મધમાખીને આપવાની છે। એ કેટલા ફૂલે ભૂમિ હશે અને લાવીને ભેગું કર્યું ત્યારે એની મીઠાશ આપણને ખૂબ ગમે છે અને પાછી એ પણ સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ સારી હોય છે। એટલે તમે જેટલું ગમશો, જેટલું વિચારશો, જેટલું વિચારશો અને જેટલું એપ્લાય કરશો, એટલું તમારા બાળકોને, તમારી સામેના જે બાળકો છે એના ભવિષ્યને તમે આવા એના કુડામાં મધ મૂકી શકશો, એને બહુ જ હેલ્ધી બનશે। हम ऐसा नहीं करते हैं। हम अभी क्या करते हैं, ज्यादातर सब, एक बात सही है कि हम रोजी रोटी के लिए हमने इस व्यवसाय स्वीकार किया है, मगर उसके अलावा ज्यादा जब स्टेज पे खड़े होते हैं, जब क्लास में खड़े होते हैं, जब सूरज के सामने खड़े होते हैं, तब पहली जिम्मेवारी है कि आप एकदम अच्छी तरह पूरी अपनी इच्छा शक्ति से, पूरी एनर्जी से स्टूडेंट्स को पढ़ाएं। और सिर्फ पढ़ाना नहीं है, यहाँ पर हम, आप बोलोगे अभी रिजल्ट आया कि हमारे इतने स्टूडेंट आ गए A1 में, इतने आए A2 में, ऐसा बोलेंगे, मगर उसके साथ जो मूल्य देना है वो कितना मूल्य दे पाए। हमें बहुत कुछ हम कर सकते हैं, मगर हम बोलते हैं, हम कई बार सुना है मैंने कि जब हमें, और वही शिक्षक सही तरह अपने विभाग को, अपने कैंपस को डेवलप कर पाएगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि ये काम मेरा नहीं है, हमें काम में भी छोटा मोटा कर लेते हैं। अगर जो काम आप अगर सोच लीजिए, कई बार तो ये दिया बनाने के लिए भी हम किसको बुलाते हैं, मैं बार बोल रहा हूँ, पता को बोले मैं मासी आओ ना, पहले निवेद बना भी लो, दियो बुढ़िया को, क्या हम नहीं कर सकते? हम हैं, बिल्कुल फ्री है, हमको सुशोभन दिया गया है, लेकिन हम क्या करते हैं ऐसा से मासी के ऊपर डिपेंड मैं देखता हूँ अक्सर जरूर सर पास स्नेहा बहन बराबर मासे आवन जरा दिवेद बनावी दो, घी लावन जरा, आ કેટલી આપણે માનવ શક્તિ ક્યાં ક્યાં કરે, બરાબર, પેલા ખુરશી ગોઠવે પ્રોગ્રામમાં, બરાબર, બીજી બાજુ બીજો ગુમ માણસે ત્યાં જશે અને તમે ગુમ માણસો બનાવે છે તો સારું છે, ઓકે, પોઝિટિવ।
इसकी वजह से नहीं ऐसे एक हो गए थे कि सभी बहुत टीचर ने खुद पढ़ ली, वहां जाके ले ली और पूरे साल में बहुत बुक ले गए थे, पढ़ के आए, ऐसा नहीं हुआ। बुक्स वो नीचे उतारी थी, गत साल में वो उधर लगी थी तो नीचे उतारी थी, वो रखी नहीं थी, 6 महीने के बाद रखी। क्या करते हैं? बुक्स नहीं है, बुक्स नहीं, ऐसा करते हैं। कितने जो बुक्स है वो कितने टीचर्स बुक पढ़ने के लिए ले गए, कहां से आएगा सब कुछ? अगर पढ़ोगे नहीं, अगर घूमोगे नहीं, अगर कहीं से आप कुछ संकलित नहीं करोगे तब कुछ नहीं मिल पाएगा। गुरुवंश साहब ने बहुत अच्छा कोटेशन लिखा, 2 कोटेशन मुझे गत संडे को ही उसकी मूर्ति में जो था उन्होंने लिखा है कि विमान से विमान એનો જન્મ રનવે પર દોડવા માટે નથી થયો। समझो, विमान का जन्म रनवे पर दौड़ने के लिए नहीं हुआ है, मगर किसके लिए हुआ है? किसके लिए हुआ है? उड़ने के लिए हुआ है। मगर रनवे पे बिल्कुल फास्ट भागता है और आपका जन्म भी रनवे पे दौड़ने के लिए नहीं हुआ है, उड़ान भरने के लिए हुआ है। नए आकाश में उनकी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हुआ है। दूसरा कोटेशन एक लिखा, बहुत अच्छा है। चढ़ने का जन्म कहां से होता है? कहां से होता है? ऊंचाई से होता है, ऊंचाई से होता है चढ़ने का। अभी जाओगे घूमने के लिए सापुतारा या आवाना तो पता चलेगा, बराबर। चढ़ने का जन्म ऊंचाई पे होता है और उसका स्वभाव जो है बहना, सतत बहना, बहते रहना। बीच में जो कांटे, झांकड़े, पत्थर सब कुछ आता है, मगर उसको भी उसमें से और शुद्ध बन के वो निकल जाता है, वहां रुक नहीं जा रहा है। यहाँ एक सोचने की बात है, समझ लीजिए। झरना बहता है, सतत बहने का उसका स्वभाव है। उसके आड़ में भी पत्थर आते हैं, कांटे आते हैं, झांकड़े आते हैं, सब कुछ आता है, मगर उसके अंदर से भी वो निकल के और शुद्ध होके आगे बढ़ता है। और जहां रुक गए वहां पर क्या होता है? गंदगी होने लगती है। अगर एक बार रुक गया तो उसका शुद्धपन है वो चला जाता है। शिक्षा नीति का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य को हमें समझना होगा। मानस પોતાની પૂર્ણ ક્ષમતાને પ્રાપ્ત કરે, પૂર્ણ માનવ બને, ये उद्देश्य मैं सीधे 5 मिनट में प्रस्तुत कर देता हूं। संकल्पना क्या है? मानस પોતાની પૂર્ણ ક્ષમતાને પ્રાપ્ત કરે, પૂર્ણ માનવ બને, અને આની શરૂઆત પોતે કોનાથી કરવી પડશે? પોતાનાથી કરવી પડશે। તમારે તમારી ક્ષમતાઓ પ્રાપ્ત કરવી પડશે, તમારે પૂર્ણ માનવ બનવું પડશે, તો જ તમે સામેવાળાને બનાવી શકશો। અહીંયા હું કોઈ કથાકાર નથી, કોઈ ઉપદેશક નથી। મેં ગ્રાસરૂટથી કામ કર્યું છે, ચિત્ર શિક્ષકથી લઈને અત્યાર સુધી અહીંયા સુધી કામ કર્યું છે, મંજિલ કાપી છે, અને ત્યારે અનુભવના નાતે કહું છું। હું કોઈ ઉપદેશક નથી। ભગતસિંહે ભલે કહ્યું કે ગુરુ, મોરારી બાપુ કહે છે કોઈ ગુરુ નહીં બન્યું, શિષ્ય નહીં બનાવો। એટલી ઊંચાઈ પર છે જ નહીં। હું કામ કરું છું, કામ કરવું મને ગમે છે, અને કામ કરવું તો ચોકસાઈથી કરવું એ મને ગમે છે, નિયમિત કરવું એ મને ગમે છે। આપણે નિયમિતતા નથી। કિરણભાઈ કહ્યું કે લેટ આજનું કામ કાલ પર જવા દઈએ, 2 દિવસ 3 દિવસ, અને એવું થાય છે, હકીકત છે। તમને જે દિવસે વર્ક મળ્યું હોય એ દિવસે પૂર્ણ ન થયું હોય તો ઊંઘ ના આવી જોઈએ। અહીંયા પછી બાકીના આડમાં કશું ના આવવું જોઈએ। મારે ઘરના આટલા કામ હોય, મારે આટલી જવાબદારી છે, કેટલું કામ આવી પડ્યું હોય, સાહેબ બધું જ આવે, પણ જો તમે નક્કી કરી લો તો કોઈ દિવસ કામ અધૂરું રહેતું નથી। ગઈકાલે એક વાક્ય કહ્યું, તમે ધારો તે કરી શકો,
હવે માત્ર તેને કાનો ઉમેર દો. બોલો બધા. તે જે બોલ્યો તમે ધારો તે કરી શકો. હવે તમે જ બોલો. તે છે તે એને કાનો ઉમેર બોલો. તમે ધારો તો કરી શકો. સમજાય છે? પાછળ વિદ્યાર્થી, હા, વિદ્યાકુંજ અને વિદ્યાદીપ છે ને, એનો અર્થ બહુ જ ઊંડાઈપૂર્વક છે. વિદ્યાકુંજ એટલે વિદ્યાનો કુંજ ભરેલો છે, કશું જ એમાં બાકી નથી રહ્યું. એ સાબિત કરવાનું છે આપણે, તો વિદ્યાકુંજનો અર્થ સમજાશે. અને એની જે છલકાય છે જ્ઞાન, એનું ગીત પણ છે, ગીતના શબ્દો તમે સાંભળજો વિદ્યાકુંજના, અને એમાં સબસબ્યા કરીને જ્ઞાન અમૃત પીને વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું જીવન ધંધાવે. એક સ્વપ્ન છે વિદ્યાદીપ. દીપ એટલે બહુ જ કશું બીજું ન રહે, અહીંયા વ્યક્ત કરેલો ભાવ. અને દીપ એટલે એવી તાકાત છે દીપમાં કે એ દીપ બીજા દીપને પ્રગટાવી શકે, અંધકારને દૂર કરે, ઓજસ પાથરે, એનું જીવન પ્રકાશથી પુંજિત કરી દે. એ તાકાત દીપમાં છે. આ ટ્યુબલાઇટ ને બીજી ટ્યુબલાઇટ અડાવ તો સકે નહીં. દીપ ને બીજો દીપ એને ચલાવવાની અંદર તાકાત છે. આ બંનેને આપણે સાર્થક કરી શકીએ. એ રીતે સાહેબ કોઈ હોર્ડિંગ લગાવવાની જરૂર નહીં પડે. કોઈ હોર્ડિંગ લગાવવાની આપણે એવું કરવું છે. આપણે કરવું છે એવું લાગે છે. કરવું છે જરા બોલો. જરા સાહેબ બેઠા છે અને એમને ખાલી આજે મસ્કો મારવા નથી કેવું. અને એ કરવાની નેમ સાથે આપણે પ્રયત્ન કરીશું ને પછી એમાં જે ભૂલ થશે સ્વીકાર્ય છે, અનાવડો થશે તો સ્વીકાર્ય છે. પણ બેદરકારી હશે કે કામચોર વૃત્તિ હશે કે તારા મારાની વાત આવશે ને કોઈને જૂથવાદ કરીને તોડવાની વાત આવશે સંગઠન, એ નહીં ચલાવવી. ત્યાં સીધી મારે એ આપવી પડે. મારે સ્વરૂપ ન બદલવું જોઈએ છે, પણ થોડું બદલાય છે, કારણ કે બંને ભૂમિકા મારે ભજવવાની છે. અહીંયાથી મંથનનું પણ એક કરવાનું છે. એક વક્તા તરીકે આવ્યો છું અને સાથે ડાયરેક્ટર છું, એટલે મારે બંને વસ્તુ આવી જાય છે. એટલે ક્ષમા ત્યારના સાથે, કારણ કે કામ તો કરવાનું છે. આપણે આ વર્ષથી જ આનો અભિગમ કેળવો છે. જ્યારે 2022-23 નું વર્ષ શરૂ થાય અને શિક્ષણ નીતિનો આખા એમાં ડંકો વાગતો હોય, લોકો સેમિનાર કરતા હોય, નવું શીખવા પ્રયત્ન કરતા હોય, ત્યારે આપણે એને પૂર્ણ કક્ષાએ સજ્જ બનીને એપ્લાય કરી દીધી હોય એવો ગર્વ આપણે લેવો છે. એ જ આશા સાથે હું તમારી પર વિશ્વાસ પર રાખું છું અને સાહેબને એટલું વચન આપું કે જેટલું બને એટલું પૂર્ણ નૈતિકતાથી, પ્રમાણિકતાથી અને વિશ્વસનીયતાથી કામ કરવા માટે અમારો સ્ટાફ કટિબદ્ધ બનશે. અને એ જ ભાવ હોય તો જરા બંને હાથ ઊંચા કરીને કહો કે હા મેં તૈયાર છે. તૈયાર છે. હા હવે, હા હવે, હા હવે. આભાર મહેશ સર. નવી શિક્ષણ નીતિના દર્શન કરાવ્યા અને પૂર્ણતાને